हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में चैप्टर 10 साक्षियों की परीक्षा के विषय में पढ़ना है, जिसका प्रावधान सेक्शन 135 से लेकर 166 तक दिया गया है। आपको ये पता होगा कि एविडेंस में टोटल कितने चैप्टर हैं? 11 चैप्टर हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं चैप्टर वो कौन सा है? चैप्टर 10 है। तो अगला जब चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें लास्ट चैप्टर रहेगा, एक अकेला चैप्टर रहेगा और एक अकेला सेक्शन रहेगा। तो आज हमें देखिए इस चैप्टर में कहां से कहां तक है? 135 से 166 तक प्रावधान किया गया है। बट हमें आज जो हमें कवर करना है वो हमें 135 से 146 तक कवर करना है आज के लेक्चर में। अगला जो लेक्चर होगा हमारा वो एविडेंस पर लास्ट वीडियो रहेगा, मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा, जिसमें आपकी पूरी एविडेंस समाप्त हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद मैंने आपसे पूछा है कि आप जब YouTube पे देखेंगे आप हमारे, तो हमने पूछा है पोल के माध्यम से कि आप अब IPC या CRPC में कौन सा पेपर स्टार्ट करवाना चाहते हैं, क्या पढ़ना चाहते हैं? IPC पढ़ना चाहते हैं या CRPC पढ़ना चाहते हैं? आप बताएंगे मुझे। ठीक है, पोल के माध्यम से वोटिंग करिएगा। जिसकी वोटिंग ज़्यादा आएगी, हाँ, जिसका पढ़ भारी रहेगा IPC पे या CRPC, तो उसी पेपर को मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा कि UP APO की जो एग्ज़ाम की डेट है वो चेंज हो गई है, आगे बढ़ गई है। तो हम लोगों को क्या है, समय मिल गया है पर्याप्त रूप से। तो अब हम उसको और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, हमारी जो है देखिए यहाँ पर एक तो एविडेंस समाप्त होने को है, पुलिस एक्ट भी लगभग समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2-3 लेक्चर और होंगे, पुलिस एक्ट समाप्त हो जाएगा, रेगुलेशन वाला वो बचा रहेगा। ठीक है, 2 पढ़ने हैं, पुलिस एक्ट और रेगुलेशन। तो पुलिस एक्ट समाप्त हो जाएगा, रेगुलेशन बचा रहेगा, तो उसको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है। चलिए, अच्छा, शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं मैं कि ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। जिस किसी ने यदि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन न किया हो, सब्सक्राइब न किया हो, तो प्लीज़ आप पहले टेलीग्राम चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। जो कोई नया कोई वीडियो जो देख रहा है तो वो चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। नाम जो है टेलीग्राम चैनल का शिवेंद्र लॉ एकेडमी नाम है। कभी कभी होता है कि लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का दिया है, फिर भी यदि नहीं खुलता है तो टेलीग्राम में आप सर्च बार में जाएंगे और ये टाइप करेंगे तो वहाँ चैनल आपको दिख जाएगा। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हम लोग कवर करना है 135 से 146। 135 शुरू करते हैं। 135 में क्या पढ़ना है? टू द पॉइंट पढ़िए। एविडेंस पढ़ना है एकदम टू द पॉइंट पढ़िए कि हमें इतना चीज़ें पढ़नी है प्री के हिसाब से। दिमाग में ये रहे कि हम प्री को लेकर चल रहे हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। ठीक है। तो 135 में क्या पढ़ना है? साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम। हेडिंग याद रहे कि वो सेक्शन क्या कह रहा है, सिर्फ हेडिंग पे ही आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो वो याद रहे। तो 135 क्या कहता है? साक्षियों के पेशकरण, साक्षी कैसे पेश होंगे और उनकी परीक्षा का क्या क्रम होगा, वह सिविल तथा दांडिक प्रक्रिया द्वारा विनियमित होगा। जैसा सिविल या क्रिमिनल में बताया गया है वैसे ही साक्षी पेश होंगे और उनकी परीक्षा का क्रम भी उसी प्रकार से तय होगा। यदि इसमें नहीं बताया गया, ऐसा कोई चीजें हैं जिसमें नहीं बताया गया, सिविल या क्रिमिनल में नहीं बताया गया, तो क्या होगा? तब न्यायालय अपने विवेक के आधार पर इन चीजों को तय करेगा कि साक्षी का पेशकरण कैसे होगा, साक्षी कैसे पेश होंगे, उनकी परीक्षा का क्रम क्या होगा, वो न्यायालय तय करेगा। उसके विवेक के ऊपर है, न्यायालय के विवेक के ऊपर है। ठीक है। 135। 136 क्या कहता है? 136 ये कहता है कि न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। यहां सिर्फ एक लाइन यही पढ़िएगा बस। अच्छा, जहां जहां आपका दृष्टांत है वो प्लीज आप पढ़ लीजिएगा। मैं जो दृष्टांत है वो आपके ऊपर छोड़ा हूं। ठीक है, तो प्लीज वो आप दृष्टांत छोड़ने की गलती कदापि मत करिएगा, जरूर पढ़िएगा दृष्टांत को।
तो 136 न्यायाधीश साक्ष्य के ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा। यहां ध्यान ये रहे, सिर्फ आप ये पकड़ेंगे साक्ष्य की ग्राह्यता, ये शब्द आ जाए तो आप समझ लीजिए कि 136 की बात चल रही है। ठीक है, तो 136 में साक्ष्य की ग्राह्यता के संबंध में बताया गया है। नेक्स्ट आइए 137। ये दो चीजें जो है बड़ी कंफ्यूज करती हैं, 137 और 138। उसको थोड़ा सा बारीक से पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही पतली लाइन होती है 137 और 138। ये जो है ये दो सेक्शंस बहुत ही कंफ्यूज करते हैं। देखिए यहां क्या कह रहा है, दोनों में परीक्षा का प्रावधान किया गया। 137 में क्या कहा जा रहा है, परीक्षा की परिभाषा बताई जा रही है। क्या कहा जा रहा है, परीक्षा की परिभाषा। परिभाषा में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा, पुनः परीक्षा, 3 परीक्षाएं होती हैं। मुख्य होती है, प्रति होती है और पुनः परीक्षा, 3 परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, उन्हीं की परिभाषा बताई जा रही है। अब आपको यह समझना होगा कि आखिर मुख्य परीक्षा क्या होती है, प्रति परीक्षा क्या होती है और पुनः परीक्षा क्या होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिए कि आखिर ये सब चीजें हैं क्या। जैसे ए नाम का व्यक्ति है, उसने अपने ए और इनके बी के मध्य कोई विवाद चल रहा है। किसके मध्य, ए और बी के मध्य विवाद चल रहा है। ये क्या है, ये साक्षी हैं। सी जो है ये क्या है, साक्षी हैं। ये क्या है, साक्षी हैं, विटनेस है। अब ए के द्वारा, ए मान लीजिए वो है वकील है, एडवोकेट है, उनके द्वारा सी को बुलाया जाता है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा ये बुलाए गए हैं, ए के द्वारा ही। और साक्ष्य किसके तरफ से देंगे, सी ए के तरफ से देंगे, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बुलाए गए हैं, तो सी ए के तरफ से साक्ष्य देंगे। जैसे ये नहीं कहते हैं कि भाई न्यायालय के समक्ष आप खड़े होते हैं, हुजूर हमारे लिए ये साक्षी हैं, ये साक्ष्य देंगे कि फला समय ये ऐसी घटना घटी हुई थी, तो ये ऐसे ही हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, ये साक्षी इनके तरफ से आएंगे। तो अब जब ये ए के द्वारा सी को साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा, तो जब ए सी की परीक्षा करेंगे तो ऐसी परीक्षा को मुख्य परीक्षा कहा जाएगा। जो साक्षी को बुलाता है उसके द्वारा की गई परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाएगी। ध्यान दीजिए, ए की तरफ से आ रहे हैं सी साक्षी के रूप में, तो अब ए के द्वारा की गई परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाएगी। और जब इनका टर्न आएगा, दूसरी पार्टी का, ध्यान रहे, दो पक्ष के मध्य विवाद, एक हम एक दूसरा पार्टी, हमने अपना काम कर लिया, वो मुख्य परीक्षा, मेरे तरफ से आप आ गए साक्षी के रूप में, तो हमने आपकी परीक्षा किया, तो क्या हुआ, मुख्य परीक्षा, हमने आपको बुलाया है। अब दूसरा पार्टी है, दूसरा अब क्या कर रहा है, वो परीक्षा कर रहा है आपकी, आप साक्षी हैं, ध्यान रखिए आप साक्षी हैं, तो अब दूसरा पार्टी आपकी परीक्षा कर रहा है, तो ऐसी परीक्षा को क्या कहेंगे, प्रति परीक्षा। ध्यान रहे, तो एंटी पार्टी जब वो परीक्षा करती है तो प्रति परीक्षा, और उसके द्वारा जब परीक्षा की जा चुकी है और फिर हमें फिर मौका मिलता है परीक्षा करने का अपने साक्षी की, तो उसको क्या कहेंगे, पुनः परीक्षा। ठीक है, पहली बार जब आया ए के द्वारा सी को बुलाया गया तो क्या हो गया, मुख्य परीक्षा। इसके बाद जब इनके द्वारा सी की परीक्षा की गई, साक्षी की, इन्हीं की परीक्षा की जा रही है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए ये फला समय आप कहाँ थे, ऐसे थे वैसे थे, ये सब पूछा जाएगा। तो जब इनके द्वारा बुलाया गया, सी की परीक्षा हुई तो मुख्य परीक्षा। अब इनके द्वारा जो एंटी पार्टी है, इसके द्वारा जो परीक्षा की जा रही है वो प्रति परीक्षा। अब मामला फिर उधर चला गया तो अब क्या कहते हैं, पुनः परीक्षा। ठीक है, तो पहले क्या, मुख्य परीक्षा, फिर प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, तो यही होती है मुख्य, प्रति, पुनः। तो ये डिफिनीशन है आपकी। तो जब आपसे पूछा जाए कि परीक्षा की परिभाषा कहाँ बताई गई है, तो आप क्या टिक करेंगे, 137 बताएंगे। नेक्स्ट आइए
138 ये क्या कहते हैं, परीक्षा का क्रम क्या होगा, ठीक है, किस सीरियल वाइज में आप आएंगे, पहले पहले क्या होगा। तो पहले क्या होगा, हमने बताया आपको, जो पार्टी बुला रही है उसके द्वारा की गई परीक्षा क्या होगी, मुख्य परीक्षा। इसका मतलब पहले मुख्य परीक्षा होगी, जो बुला रहा है पहले वही परीक्षा करेगा, ठीक है, उस साक्षी की, तो मुख्य परीक्षा। उसके बाद दूसरे को मौका दिया जाएगा, भाई आप परीक्षा करिए उसकी, तो उसके द्वारा की गई परीक्षा क्या होगी, प्रति परीक्षा होगी। उसके द्वारा जब एंटी पार्टी के द्वारा जब परीक्षा की जा चुकी है और फिर हमको मौका मिलता है तो हम फिर पुनः परीक्षा करते हैं, तो वो क्या करती है, क्या कहलाता है, पुनः परीक्षा कहलाता है, ठीक है। तो क्रम क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मुख्य परीक्षा का, फिर प्रति परीक्षा आती है, फिर पुनः परीक्षा आती है। ध्यान दीजिएगा, मुख्य पहले, फिर प्रति परीक्षा, फिर पुनः परीक्षा आएगी, ठीक है, ये क्रम है। अब ध्यान दीजिए कि इन दोनों में प्रॉब्लम कहां होती है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि परीक्षा का क्रम क्या है, तो हमें उस समय बड़ी कंफ्यूजन होती है कि आखिर ये तीनों नाम तो इसमें भी दिए हैं, इसमें दिए हैं, तो 137 होगा कि 138 होगा। तो हमेशा एकदम क्लियर रहिए जब परिभाषा की बात होगी कि परीक्षा की परिभाषा कहाँ है, तो आप 137 बताएंगे, और जब परीक्षा का क्रम की बात होगी तब आप 138 बताएंगे। ये ध्यान रखिएगा, 137 किस परिस्थिति में, जब परीक्षा की परिभाषा पूछा जा रहा है। 138 किस कंडीशन में, जब परीक्षा का क्रम पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो 137, 138। अब आइए 139 क्या कह रहा है, दस्तावेज पेश करने वाले व्यक्ति की क्या नहीं होगी, प्रति परीक्षा नहीं होगी। ध्यान रखिए, यहां प्रति परीक्षा नहीं होगी, ये नहीं देख लीजिएगा शब्द। दस्तावेज जो व्यक्ति पेश कर रहा है न्यायालय में, उस व्यक्ति की प्रति परीक्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती, इसलिए नहीं होती क्योंकि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है, वो सिर्फ दस्तावेज पेश करने के लिए आया है। तो आप उससे ये नहीं क्वेश्चन नहीं करने लगेंगे, ठीक है। तो जब साक्षी के रूप में आता वो पेश करने के लिए, तब आप क्वेश्चन करते हैं उससे, जो भी करना होता, मुख्य करते, प्रति करते, जो भी करते। बट वहां वो व्यक्ति क्या कर रहा है, सिर्फ दस्तावेज पेश करने आ रहा है, तब उस व्यक्ति की क्या नहीं करेंगे, प्रति परीक्षा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो साक्षी नहीं है। ध्यान रहे, क्यों नहीं करते, क्योंकि वो साक्षी नहीं है, साक्षी नहीं है, इसलिए हम इसकी प्रति परीक्षा नहीं करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट 135, 136, 137, 138, 139। आइए 140, कैरेक्टर का साक्ष्य, शील का साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की क्या कौन कौन सी परीक्षा की जा सकती है, प्रति परीक्षा की जा सकती है और पुनः परीक्षा की जा सकती है, दोनों की जा सकती है। तो इसका क्या मतलब है, कौन सी परीक्षा नहीं की जाएगी, इसका मतलब यह है कि पुनः परीक्षा, मुख्य परीक्षा नहीं की जाएगी। जो शील का साक्ष्य दे रहा है, ये ध्यान रखिएगा, यहां शील का साक्ष्य 140 शील का साक्ष्य देने वाले की प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकती है, बट मुख्य परीक्षा नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, यहां भी लोग कंफ्यूज होते हैं 139 और 140 में कि प्रति परीक्षा कहां नहीं की जा रही है, कहां हो रही है, ठीक है। तो 139 सिर्फ दिमाग में आप ये बैठा लीजिए, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि कोई व्यक्ति न्यायालय में दस्तावेज पेश करने आ रहा है, जब वो साक्षी ही नहीं है, सिर्फ दस्तावेज पेश करने आ रहा है, तो उसकी परीक्षा ही नहीं होगी। सीधी बात आप कर लीजिए। तो यहां जब देगा तो आप कह दीजिएगा प्रति परीक्षा नहीं होगी, बट यहां शील का साक्ष्य देने को ही आ रहा है, ठीक है। साक्ष्य जब भी देने आएगा तो परीक्षा तो होगी। तो कौन सी परीक्षा, प्रति परीक्षा व पुनः परीक्षा की जाएगी। दो परीक्षाएं, ध्यान रहे, प्रति और पुनः परीक्षा की जा सकती है। आइए
ये रहा 140 तक। अब सूचक प्रश्न, सूचक प्रश्न में हम 3 सेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है। 141, 142, 143, 3 सेक्शन सूचक प्रश्न से संबंधित है, ठीक है। सूचक प्रश्न 141 में क्या बताया गया, परिभाषा बताई गई कि आखिर सूचक प्रश्न है क्या। एक्चुअली सूचक प्रश्न है क्या कि जब जैसे कि किसी व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आपका घर वहां है ना, फला जगह है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा, या तो यस कहेगा या तो नो कहेगा, या तो हां या तो ना कहेगा, ठीक है। तो जब उत्तर आपका हां या ना में आए, यस और नो में आए, तो ऐसे प्रश्न को क्या कहेंगे, सूचक प्रश्न कहते हैं। प्रश्न के उत्तर में जो जवाब दिया जाता है उसको हम, प्रश्न के उत्तर में जो हां या ना में जवाब दिया जाए वह आपका सूचक प्रश्न कहलाएगा, ठीक है। यदि आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपका मकान कहां है, अब आप चले पूरा वृत्तांत बताने कि फला जगह एरिया में ऐसे है, वैसे है, ऐसे पेड़ है, ऐसी बिल्डिंग, नहीं, वृत्तांत आप नहीं बता, जो वृत्तांत पूरा बताने लगे तो वो सूचक प्रश्न नहीं है। सूचक प्रश्न सिर्फ यस या नो में जवाब आपका रहेगा, तो ऐसे प्रश्न को सूचक प्रश्न कहेंगे, ठीक है। उत्तर क्या कहते हैं कि आपके मुख में रख दिया जाता है, बस आपको यस या नो कहना होता है, ऐसा होता है सूचक प्रश्न, कि जो प्रश्न कह रहा है वो खुद ही कामना करता है कि हां आप यस बोल दीजिए या तो नो बोल दीजिए उस चीज को, ठीक है। जैसे पूछ लिया जाए आपका नाम फला है, तो आप क्या कहेंगे, यस, हाँ, या तो आप क्या कहेंगे, नहीं। 2 ही चीज तो कहेंगे। जब आपसे इतने चीज पूछ लिया, आप तो ये नहीं कहेंगे हाँ हमारे पिताजी का नाम ये फला, नहीं। आपसे जो पूछा गया, आपका नाम पूछा जा रहा है कि हाँ आपका नाम ये है ना, ये है ना, ये पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे यस और नो। ये नहीं कहा गया आपका नाम क्या है, नहीं, आप बताने नहीं लगे अब आपका नाम क्या है, तो यहां नहीं, सिर्फ यस या नो जब आप कहोगे तो फिर ये सूचक प्रश्न होगा। 141 परिभाषा बताया गया सूचक प्रश्न। 142 क्या है, कब नहीं पूछा जाना चाहिए, सूचक प्रश्न को कब नहीं पूछा जाना चाहिए। कब आप सूचक प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो 2 कंडीशन में आप नहीं पूछेंगे, मुख्य परीक्षा व पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप कि 140 में शील का साक्ष्य में प्रति व पुनः परीक्षा है, 142 में ये कर रहे हैं, तो एकदम फंडा आपका क्लियर होना चाहिए कि शील का साक्ष्य आया तो प्रति परीक्षा पुनः परीक्षा की जा सकती है। 142 क्या है, कब सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, तो मुख्य परीक्षा व पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। परंतु ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाएगी जब आपसे ऐसा सूचक प्रश्न इसमें किया जा सकता है, कौन सी कंडीशन आ जाएगी, चलिए देखिए। परंतु न्यायालय पूछने की अनुमति तब प्रदान कर सकता है जब पहला पुनः स्थापन के रूप में हो, ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है, ये 3 कंडीशन कि कब आप मुख्य परीक्षा या पुनः परीक्षा में सूचक प्रश्न पूछ सकते हैं। तो एक चीज तो ये आप ध्यान रखिएगा कि इसमें तो नहीं पूछ सकते, बट कब पूछेंगे, तो यहां ध्यान रखिएगा न्यायालय की अनुमति से, ठीक है, न्यायालय की अनुमति से आप पूछेंगे। और वो कंडीशन क्या रहेगी, ये 3 कंडीशन रहेगी जब आप पूछ सकते हैं। पहला पुनः स्थापन के रूप में हो, या निर्विवाद हो, ठीक है, या न्यायालय की राय में पहले ही साबित हो चुके हैं, ठीक है, न्यायालय की राय में पहले ही साबित हो चुके हैं। तो ये 3 कंडीशन है जब आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखिए 143 क्या कहता है, कब पूछा जा सकेगा। 142 क्या कहा, कब नहीं पूछा जाएगा। 143 क्या कह रहा है, कब पूछा जा सकता है। तो कब पूछा जा सकता है, सूचक प्रश्न को सदैव प्रति परीक्षा में
पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सूचक प्रश्न जो है हमेशा प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है। आप देखिए, इसको याद करने का एक तरीका ये है, सबसे पहले आप ये याद कर लीजिए कब आपका सूचक प्रश्न पूछा जाएगा, कि कौन सी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो प्रति परीक्षा में पूछा जा सकता है हमेशा। तो 2 बचे परीक्षा और, तो उसमें इसका मतलब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिए सूचक प्रश्नों को। तो जो नहीं पूछा जाएगा 142 में है, मुख्य पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इसमें, 141 डिफिनीशन की बात करता है कि सूचक प्रश्न क्या है। 142 क्या बात करता है, कब नहीं पूछा जाएगा, मुख्य व पुनः परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। 143 क्या बात करता है, कब पूछा जा सकता है सूचक प्रश्न को, कब पूछा जाएगा, प्रति परीक्षा में सूचक प्रश्न को पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका सूचक प्रश्न यहां पे कंप्लीट हुआ। 146 बताने से पहले एक बार रिवाइज कर लेता हूं। 135 क्या है हमने पढ़ा, साक्ष्यों के पेश करना और उनकी परीक्षा का क्रम हमने पढ़ा कि सिविल तथा दंडिक प्रक्रिया के द्वारा विनियमित किए जाएंगे। 136 न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के विषय में निश्चय करेगा। 136 137 में परीक्षा की परिभाषा हमने पढ़ा। 138 परीक्षा का क्रम हमने पढ़ा। 139 दस्तावेज जो पेश कर रहा है उसकी प्रति परीक्षा नहीं होगी। 140 सील का साक्ष्य देने वाले व्यक्ति की प्रति परीक्षा व पुनः परीक्षा की जा सकती है। फिर हमने सूचक प्रश्न पढ़ा, इसमें 3 सेक्शन हमने पढ़े। 141 में परिभाषा पढ़ी हमने कि सूचक प्रश्न क्या है। 142 में हमने क्या पढ़ा कि सूचक प्रश्न कब नहीं पूछा जाएगा, और 143 में क्या पढ़ा कि सूचक प्रश्न को कब पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पूरा हमने 143 तक कवर किया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 146 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा इसको। 146 में ये हेडिंग होगी आपकी कि प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न, कि जब आप प्रति परीक्षा किसी की कर रहे हैं तो उसमें कैसे प्रश्न पूछेंगे, विधिपूर्ण प्रश्न पूछेंगे। चलिए देखते हैं 146 क्या कह रहा है, किसी साक्षी से प्रति परीक्षा में निम्न प्रयोजन के लिए, किस प्रयोजन के लिए, इन प्रयोजन के लिए, जो 3 प्रयोजन है, तो निम्न प्रयोजन के लिए विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अर्थात इन प्रयोजन के लिए कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, विधिपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा। पहला, उसकी सत्यवादिता परखने के लिए, किसकी, साक्षी की, प्रति परीक्षा में उस साक्षी की क्या सत्यवादिता परखने के लिए, पहला। दूसरा, यह पता लगाने के लिए कि वह कौन है, जीवन में उसकी स्थिति क्या है, स्टेटस क्या है। ठीक है, इसको जानने के लिए। तीसरा एंड लास्ट, उसके शील को दोष लगाकर, धक्का लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए। ठीक है, उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने के लिए। तो ये 3 आपकी कंडीशन है जब प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इनको याद किए रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि कब प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें ये लोग भी रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, परंतु मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, परंतु बलात्संग की अभियोक्त्री से प्रति परीक्षा में उसके सामान्य अनैतिक चरित्र के बारे में प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपका। सामान्य अनैतिक चरित्र, जो रेप विक्टिम महिला है उसके सामान्य अनैतिक चरित्र के बारे में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये एक चीज आपके ऊपर मैं छोड़ दे रहा हूं, ये आप देख लीजिएगा ये पॉइंट कि ये कब जोड़ा गया है, किस सन में होगा, वो जरूर नोट कर लीजिएगा आप। ठीक है, वो नोट कर लीजिएगा, वो पूछा जाता है। आई थिंक 2002 या कब जोड़ा गया है वो आप देख लीजिएगा इस चीज को। परंतु के बाद ये परंतु जो आया है इसमें क्या है, वो 2002 है कि क्या है, वो आप सन देख लीजिएगा, पूछा जाता है सन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो ये आपका हमने बता दिया
135 से 146 तक। ठीक है, अब इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो लास्ट हमारा रहेगा एविडेंस पर। ठीक है, अब यहां तक आपको वीडियो मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक, और एक चीज़ और फिर से मैं आपको याद दिला दूं, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, इस पे जरूर ज्वाइन होइएगा। शिवेंद्र लॉ एकेडमी के नाम से है। यदि आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है वो नहीं खुलता है तो आप टेलीग्राम में सर्च बार में जाएंगे और ये टाइप करेंगे तो वहाँ मेरा चैनल आपको दिख जाएगा। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि कभी कभी दिक्कत हो जा रही है यूट्यूब में कि नोटिफिकेशन भेजने में लेट कर रहे हैं या नहीं भी भेज रहे हैं, तो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि मैं डाल देता हूँ थंबनेल या वीडियो डाल देता हूँ, जिससे लोगों को पता चल जाता है कि हाँ नई वीडियो आ चुकी है। ठीक, तो ये चीज़ें थी आपकी। और मुझे पोल के माध्यम से जो यूट्यूब में मैंने पोल किया है उसमें मुझे बताइएगा आप कि अगला मुझे क्या पेपर पढ़ाना है, आईपीसी या सीआरपीसी। ठीक है, चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।